कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से। स्कॉटलैंड में अचानक से एक खौफनाक बीमारी फैलती है जिसका नाम है रीपर वायरस। ये कोई मामूली वायरस नहीं था, ये था एक माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही छोटा ना दिखने वाला ऐसा शैतान जो लोगों को तेजी से मार रहा था। ग्लासगो शहर में भी तेजी से वायरस का डर फैल रहा था। इसके लिए ना कोई दवाई थी और ना ही कोई वैक्सीन। वायरस की वजह से पहले ही हफ्ते में हजारों इंसान अपनी जान गंवा देते हैं। लंदन में बैठे हुए गवर्नमेंट ऑफिसर्स को समझ आ जाता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेते हैं। वो मार्शल लॉ लगा देते हैं और सड़कें फिर फौजियों से भर जाती हैं। गवर्नमेंट का प्लान बहुत ही अजीब और डरावना है। वो स्कॉटलैंड के चारों तरफ एक बड़ी दीवार बनाने का फैसला करते हैं, जो दीवार 30 फुट ऊंची होगी और स्टील से बनाई जाएगी। इस दीवार को पूरे रोमन बॉर्डर पर बनाया जाता है और इस तरह ब्रिटेन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। स्कॉटलैंड को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। समुद्र में माइंस बिछा दी जाती हैं और हवा में भी प्लेन्स का उड़ना मना कर दिया जाता है। दीवार के अंदर वाला हिस्सा क्वारंटाइन जोन था, जहाँ पर ज्यादा इन्फेक्टेड लोग थे। उन्हें बिना इलाज के मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जब इस दीवार का दरवाजा बंद ही होने वाला था तो क्वारंटाइन जोन का हर इंसान ये कोशिश कर रहा था कि वो इस दरवाजे से बाहर चला जाए, किसी तरह अपनी जान बचा ले, पर फौजी ऐसा करने नहीं दे रहे थे। और इसी भागम दौड़ी में हम एक पागल हुई हुई औरत को भी देखते हैं जो किसी तरह अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। वो भागते हुए एक हेलीकॉप्टर के पास जाती है और एक मिलिट्री ऑफिसर की मिन्नत करती है कि प्लीज मेरी बेटी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, इसे यहाँ से ले जाओ। सोल्जर भी उसे बताती है कि तुम्हारी जगह नहीं है हेलीकॉप्टर में, पर वो माँ कहती है तुम मुझे छोड़ो, मेरी बेटी को ले जाओ। जाते जाते वो माँ अपनी बेटी के हाथ में एक चिट पकड़ा जाती है जिस पर उसके घर का एड्रेस लिखा हुआ था, इस उम्मीद में कि किसी न किसी दिन वो और उसकी बेटी उसके घर पर मिल ही जाएंगे। इस क्वारंटीन जोन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म हो जाता है। सब खाने पीने की चीजें और जरूरत की चीजें। लोग जिंदा रहने के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। सड़कें खून, आग और लाशों से भर जाती हैं। कुछ वक्त बाद यहाँ की लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। बाहर की दुनिया को लगता है कि स्कॉटलैंड के अंदर हर इंसान मर चुका है और वो क्वारंटीन जोन बस एक हिस्ट्री बनकर रह गया है। पर ऐसा हुआ था या नहीं, ये जानने के लिए कहानी 27 साल आगे बढ़ जाती है। अब साल है 2035 का। दुनिया उस क्वारंटीन जोन के लोगों को भूल चुकी है, लेकिन अब ब्रिटेन के हालात भी खराब हो चुके हैं। दुनिया में इतना बड़ा चेंज आने की वजह से वहाँ पर भी चीजों की कमी हो चुकी है। लोग भूखे और बेरोजगार हैं। यहाँ पर हम मिलते हैं उस छोटी बच्ची से जो उस दिन बच गई थी। हमें उसका नाम एडन पता चलता है और अब वो डोमेस्टिक सिक्योरिटी फोर्स में एक मेजर है। वो एक बहुत ही अच्छी सोल्जर बन चुकी है। पता चलता है कि उसकी एक आंख नकली है क्योंकि क्वारंटीन जोन के अंदर उसने अपनी एक आंख खो दी थी। हम एडन को एक्शन में देखते हैं जब वो एक बोट पर रेड करती है। वो यहाँ पर एक स्लेव ट्रेडर का पीछा करती है और उसे पकड़ने के लिए अंधेरे रास्तों से होते हुए अजीबोगरीब जगह पर जाकर उसके पीछे आ जाती है। और यहाँ जाकर वो दिखती है कि उसी के साथी को इस स्लेव ट्रेडर ने हॉस्टेज बनाया हुआ था। वो इस आदमी को कोई भी गलती करने से मना करती है, पर यह आदमी एडन के साथी को गलती से गोली मार देता है और ये देखकर एडन भी रहम नहीं दिखाती और बेदर्दी से उस स्लेव को गोली मारकर मार देती है। मिशन के बाद वो अपने बॉस से मिलती है जिसका नाम है चीफ नेल्सन। वो इस टाइम काफी उदास थी और उसके हाथ में इस टाइम वही पुराना एड्रेस था जो 27 साल पहले उसकी मॉम ने उसे दिया था। वो उदास हुई नेल्सन को बताती है कि अब तो उसको अपनी मॉम का चेहरा तक याद नहीं और ये जिस घर का एड्रेस है वो उसी क्वारंटीन जोन के अंदर है जहाँ पर जाना इन्हें अलाउ ही नहीं है और अगर वो कभी वहाँ चली भी गई तो वहाँ से वापस नहीं आ सकेगी। नेल्सन उसे कहता है उम्मीद मत हारो, तुम्हें एक दिन जरूर अंदर जाने का मौका मिलेगा, अभी के लिए जाकर तुम आराम करो। लेकिन आराम का वक्त नहीं था। खबर मिलती है कि लंदन शहर के अंदर वही वायरस अब फैलने लगा था। लंदन शहर में बहुत से लोग मिलते हैं जिनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके पूरे जिस्म पर अजीबोगरीब जख्म आ गए थे और ये देखते हुए इन सबको पता चल गया था कि रीपर वायरस वापस आ गया है और इस बार बिल्कुल लंदन में। गवर्नमेंट में भी पैनिक मच जाता है। प्राइम मिनिस्टर भी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जानते हैं कि अगर ये फैल गया तो लाखों लोग मर जाएंगे। वो वही पहले पुराना तरीका अपनाने का सोचते हैं, लंदन को लॉक करने का। लेकिन यहाँ पर उसका सेक्रेटरी कैनरीज उसे एक बहुत ही घिनौना मशवरा देता है और कहता है कि लोगों को मरने दो ताकि इकोनॉमी बच सके और बस अपने आप को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो। पर अपने आप को भी बचाने का रास्ता नहीं ना था।
तब कैनरीज प्राइम मिनिस्टर के सामने एक बहुत बड़ा राज खोलता है और बताता है कि उन्होंने कभी भी स्कॉटलैंड के क्वारंटीन जोन के अंदर नजर रखना नहीं छोड़ी थी। वो कुछ सैटेलाइट फोटोज दिखाता है प्राइम मिनिस्टर को और उन्हें बताता है कि सालों तक वहाँ लोग जिंदा हैं। अगर 27 साल बाद भी वहाँ लोग जिंदा हैं, इसका मतलब कि उन लोगों ने वायरस का एक क्योर यानी इलाज ढूंढ लिया था और अब इन लोगों को भी वायरस से बचने का तरीका उसी जोन के अंदर ही मिल सकता है। गवर्नमेंट अब एक खतरनाक प्लान बनाती है कि उन्हें एक टीम को उस क्वारंटीन जोन के अंदर भेजना होगा ताकि वो क्योर ढूंढ कर ला सकें। उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं इस मिशन को पूरा करने के लिए। इससे पहले कि लंदन खत्म हो जाए उन्हें यहाँ पर वापस आना होगा। नेल्सन के मुताबिक ये एक सुसाइड मिशन था और वो जानता था कि इसमें किस किस को भेजना है। उससे सबसे पहले इस मिशन में एडन का नाम सोचा, इस उम्मीद में कि कहीं एडन को वहाँ पर उसकी मॉम मिल जाए। एडन क्योंकि मेजर थी इसीलिए उसे मिशन समझाया जाता है। उसे ग्लासगोव सिटी के अंदर डॉक्टर मार्कस केन की लैब को ढूंढना है। उसे बताया जाता है कि डॉक्टर केन वही साइंटिस्ट हैं जो क्वारंटीन जोन बनने से पहले ही इस वायरस का इलाज ढूंढने में लग गए थे, लेकिन जब वो क्वारंटीन जोन बना तो वो क्वारंटीन जोन के अंदर ही रह गए ताकि वो वहाँ रहकर वहाँ के लोगों की मदद कर सकें। गवर्नमेंट को लगता है कि अब भी डॉक्टर केन जिंदा हैं और उनके पास वो क्योर है। अब एडन अपने सिपाहियों के साथ उस बड़ी सी दीवार के पास पहुंचती है। ये जगह पहले ही ऑटोमेटेड गन से भरी हुई है। वहाँ वो अपनी टीम से मिलती है जिस टीम में 2 साइंटिस्ट भी हैं। ये सब लोग मिलकर एक बहुत ही बड़े आर्म टैंक के अंदर बैठ जाते हैं जो असल में जंग के लिए बनाए गए थे। ये बड़े बड़े दरवाजे खुलते हैं और टीम मौत की जमीन में दाखिल हो जाते हैं। ग्लासगोव शहर एक खंडर बन चुका है। बिल्डिंग्स यहाँ पर टूट रही हैं, सड़कों पर जंग लगी गाड़ियां पड़ी हैं, इंसानों की हड्डियां और लाशें भी जगह जगह हैं। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब दिखता है। उनकी गाड़ी अचानक से एक गाय से टकरा जाती है और जब वो बाहर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी और भी गायें थी जो वहाँ घास खा रही थी। एडन सोचती है कि अगर यहाँ पर जानवर जिंदा रह रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ इंसान भी जिंदा रह रहे होंगे। वायरस सबको नहीं मार रहा। खैर इन्हें डॉक्टर केन को ढूंढना था, जिन्हें ढूंढने के लिए वो पुराने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल अब हॉस्पिटल नहीं रहा, एक खंडर बन चुका है। यहाँ अंधेरा है और डरावना माहौल है। एडन के साथ आए हुए साइंटिस्ट यहाँ पर अपने काम में लग जाते हैं और डॉक्टर केन की सारी रिपोर्ट्स वगैरह ढूंढने लग जाते हैं और इन्हें यहाँ पर एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें केन की आवाज है। केन आज से करीबन 21 साल पहले की बात कर रहा है जब यहाँ पर खाना खत्म हो गया था और लोग एक दूसरे को मार खा रहे थे और ये सारी रिकॉर्डिंग सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। इस टाइम जब वो लैब की तलाशी ले रहे होते हैं तो बाहर इनका ड्राइवर एक पास खड़ी लड़की को देखता है। उसे वो लड़की डरी हुई लगती है और वो उसकी मदद करने का सोचता है और ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर उस लड़की को अपनी ट्रंक के अंदर बिठा लेता है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो लड़की एक ट्रैप थी। वो ड्राइवर को मार देती है और यहाँ पर अपने बहुत सारे साथियों को बुला लेती है। ये साथी असल में मर्डरर्स हैं और ये इंसानों को इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि जंगली बन चुके हैं और अब इंसानों और जानवरों का ही शिकार कर कर खाते हैं। इनके अब हुलिये भी बहुत ही ज्यादा डरावने हो चुके थे। मुंह पर टैटूज बनाए, चेहरों पर पेंट लगाए, ये सब बहुत ही भयानक दिख रहे थे। उन्होंने पूरी टीम को पकड़ लिया था और अब वो पूरी टीम को मारना चाहते थे। वो टीम पर आग के गोलों से और अजीबोगरीब हथियारों से हमला करते हैं। टीम अपने आप को बचाते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। वो लोग इनके एक टैंक में आग लगाकर उन्हें जला देते हैं और इस तरह उसकी तरफ जाती हुई टीम बिखर जाती है क्योंकि उस टैंक के जलने की वजह से वहाँ एक धमाका हुआ था। इसी वजह से वहाँ टीम के कई लोग मारे गए थे। यहाँ पर एटन और उसके साथ दोनों साइंटिस्ट भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मर्डरर्स हर जगह हैं और वो बहुत ही ज्यादा तेज और खूनखार भी हैं। इस भगदड़ में एटन लड़ती तो बहुत बहादुरी से है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और इस तरह उसे और उसके साथ ही साइंटिस्ट को पकड़ लिया जाता है, जबकि उसका एक दूसरा साथी और दूसरा साइंटिस्ट अंधेरे में छुप कर बच निकलते हैं। एडन और उसके साथी को वो मर्डरर्स घसीटते हुए यहाँ से ले जाते हैं। इन्हें शहर के बीच एक हेडक्वार्टर में लाया जाता है और इन दोनों को अलग अलग सेल्स में बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर हमारी मुलाकात यहाँ के गैंग लीडर से होती है जिसका नाम है सोल। सोल एक बिल्कुल ही पागल आदमी था। वो उसका भी टैटू और पेंट से भरा हुआ था। वो यहाँ पर एडन को मारने के बजाय एडन से सवाल करता है कि तुम दीवार के पार से यहाँ क्या करने आई हो। सोल असल में बाहर की दुनिया के लोगों से नफरत करता है क्योंकि उन लोगों ने सोल की दुनिया के लोगों को यहाँ मरने के लिए और सड़ने के लिए छोड़ दिया था। सोल उसे बता देती है कि वहाँ पर भी उसी तरह का वायरस फैल गया है और वो इसी वायरस का क्योर लेने के लिए यहाँ पर आई है जो कि डॉक्टर केन बना रही हैं। सोल उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लग जाता है और बताता है
कि डॉक्टर केन मेरा ही बाप है और वो एक झूठा इंसान है। केन ने हमेशा सबको बताया कि बाहर की दुनिया मर चुकी है, लेकिन एडन ने यहाँ आकर साबित कर दिया था कि केन झूठ बोल रहा था और ये झूठ वो हमेशा से साबित भी करना चाहता था। सोल अब अपनी जीत का जश्न मनाने का फैसला करता है। वो अपने पूरे गैंग को एक बड़े कॉन्सर्ट हॉल में बुलाता है। वहाँ का नजारा बहुत ही अजीब है, किसी सर्कस जैसा है ये सब। सोल यहाँ पर एडन के साथ ही साइंटिस्ट को बुलाता है और उसके आते ही यहाँ पर आसपास के लोग उस पर पेट्रोल छिड़क कर एक ही सेकंड में उसे जिंदा जला डालते हैं। उसकी चीखो पुकार सुनकर जेल में पड़ी हुई एडन भी समझ आती है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। पता चलता है कि ये लोग किसी तरह इंसानों को जिंदा जलाकर उन्हें पकाकर खा जाया करते थे और ये साइंटिस्ट उनका आज का शिकार था। इस टाइम एडन को समझ आ गई थी कि अगर उसे बचना है तो उसे यहाँ से निकलना होगा। वो एक आदमी को अपने करीब बुलाते हुए उसका इस्तेमाल करते हुए इस जेल का दरवाजा खुलवा लेती है और फिर उस गार्ड को मारते हुए यहाँ से भाग निकलती है। इधर पास वाले सेल में एक और लड़की बंद थी जिसका नाम कैली था। कैली बताती है कि वो डॉक्टर केन की बेटी है और सोल की बहन है। इस टाइम वो एडन को बताती है कि मैंने तुम्हारी और सोल की बातें सुनी हैं। मुझे पता है कि तुम डॉक्टर केन की तलाश में हो और मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर जा सकती हूँ। वो पहाड़ों में एक कैसल बनाकर रहता है। उसकी बातें सुनकर एडन कैली को भी आजाद करवा देती है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में वाइपर आ जाती है जो सोल की फ्रेंड है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एडन से वो लड़ती है। एडन और उसके दरमियान में जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन क्योंकि एडन पूरी तरह ट्रेन थी तो इस तरह उसके हर तलवार और चाकू के वार को वो डिफेंड कर देती है और आखिर में उसी को मार देती है। जिसके बाद एडन और कैली शहर से भागते हैं और रास्ते में ही उन्हें अपने भागी दोनों साथी जो अंधेरे में छुप गए थे वो भी मिल जाते हैं। अब ये चारों मिलकर भाग रहे थे और मर्डरर्स मोटरसाइकिल्स पर इनका पीछा करते हैं। वो सब एक ट्रेन स्टेशन की तरफ भागते हैं और एक पुरानी ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और फाइनली उस पागल गैंग से दूर निकल जाते हैं। अब ट्रेन पर कैली अपनी और अपने डैड की कहानी बताती है। वो बताती है कि डॉक्टर केन जंगलों में रहते हैं और वहाँ वो एक अलग तरह की दुनिया चला रहे हैं। जहाँ पर सोल का गैंग शहर में पागलपन करता है, वहीं केन एक मेडिवल राजा की तरह रहता है। उसे हर तरह से पुराने जमाने वाले तरीके अपना लिए हैं। वो ट्रेन से उतरते हैं और कैली इन्हें लेकर पहाड़ों के दरमियान बने हुए एक गार में ले जाते हैं। इस केव के अंदर बहुत सारा सामान स्टोर किया गया था, जिसे देखकर एडन और उसके सारे साथी हैरान थे। ये लोग जब केव की दूसरी तरफ निकले तो हैरान परेशान रह गए। वहाँ का नजारा बिल्कुल ही बदल चुका था। हर तरफ हरियाली थी, घोड़े थे और बिल्कुल ऐसी दुनिया थी जैसे कभी 100 साल पहले हुआ करती है। और यहाँ पर लग रहा था कि इंसान सही मानों में जिंदगी गुजार रहे थे। ये लोग अभी यही सब देख ही रहे थे कि अचानक घोड़ों पर सवार कुछ सोल्जर्स इनके पास आ जाते हैं। इन्होंने हाथों में तलवारें और पुराने जमाने के वेपन्स लिए हुए हैं। पता चलता है कि ये किंग के सोल्जर्स हैं। एनन यहाँ पर कुछ सोचते समझते हुए इनको सरेंडर कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सीधा रास्ता है केन तक पहुँचने का। उन लोगों को पत्थरों से बने हुए एक बहुत बड़े किले में ले जाया जाता है। अंदर सब कुछ मिडिल एजेस जैसा लग रहा था। यहाँ पर बिजली नहीं थी और जगह जगह मिसालें जल रही थी। डॉक्टर केन इस टाइम किसी बादशाह की तरह एक तख्त पर बैठा हुआ था। यहाँ एडन उससे बात करती है और उसे बताती है कि लंदन में वायरस वापस आ गया है। लोग तेजी से मर रहे हैं और उन्हें लोगों को और इंसानियत को बचाने के लिए क्योर चाहिए। उसकी बात सुनकर केन उसके ऊपर पागलों की तरह हंसने लग जाता है और उन्हें एक कड़वा सच बताता है कि उस वायरस का कोई क्योर, कोई इलाज नहीं है। वो बताता है कि मैंने तो कभी कोई दवाई बना ही नहीं थी। स्कॉटलैंड में जो लोग जिंदा बचे हैं वो किसी गोली या वैक्सीन से नहीं बचे। वो सब लोग अपनी नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से बचे हैं। उन सबकी बॉडी वायरस से लड़ चुकी है। केन उसे कहता है कि ये नेचुरल सर्वाइवल का एक तरीका है। कभी भी नेचर पूरी इंसानियत को खत्म नहीं करती, लेकिन इस दुनिया को साफ करने के लिए वो जरूर कभी ना कभी ऐसा कोई वायरस लेकर आती है जिससे सभी कमजोर लोग मर जाते हैं और जो लोग मजबूत होते हैं बस वही इस दुनिया में बच जाते हैं जो आगे की नस्लें चला सके। उसकी ये बातें सुनकर एडन को पता चल जाता है कि वो मदद करने से साफ मना कर रहा है। और यहाँ पर केन उसे ये भी बात बता देता है कि उसे बाहर की दुनिया से और वहाँ के लोगों से सख्त नफरत है। वो चाहकर भी वहाँ के लोगों की मदद नहीं कर सकता। अब क्योंकि एडन उसकी बंदी बनी हुई थी, बगैर इजाजत के उसके एरिया में आई थी, तो सजा तो उसे मिलनी थी। सजा के लिए वो उसे अपनी एरिना में ले जाता है और वहाँ पर उसे लड़ने का हुक्म देता है और उसके बाद उसको मार देने को कहता है। यहाँ पर एडन अपना असली जुनून और अपना असली टैलेंट दिखाती है और वहाँ मौजूद सभी के सभी सोल्जर्स से इतना अच्छा लड़ती है कि सभी को मार देती है और उसके बाद उनसे उन्हीं के नेज़े लेकर उन्हीं की बॉडी में स्टैब कर कर अपने आप को बचा लेती है। ये भारी भारी आर्मर पहने हुए लोग उसके सामने हार मान गए थे और ये देखकर डॉक्टर केन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। इस टाइम जब एडन अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, पीछे से कैली और दूसरे डॉक्टर भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। वो अब किले से बाहर निकलते हुए
वहाँ से कुछ बारूदी हथियार उठा लाते हैं जिन्हें आज के ज़माने में बॉम्ब कहा जाता है। यहाँ दिखाया जाता है कि अपने लोगों की हार देखकर डॉक्टर केन को इतना गुस्सा आया हुआ था कि उन्होंने एडन को गोली से भून देने का ऑर्डर दिया था, लेकिन उससे पहले ही केली और उसके साथी ने आकर यहाँ पर एक बड़ा धमाका करवा दिया और इस तरह एडन की जान बच गई। यहाँ पूरे किले में अफरा तफरी मच जाती है और एडन अपने हथियार उठाते हुए अपने दोस्तों तक पहुँचती है। ये लोग भागते हुए किले के पीछे एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी इन्हें उम्मीद भी नहीं थी। एक चमकती हुई सिल्वर बेंटली कार, एक रेसिंग कार जो सालों से यहाँ बंद थी। ये लोग चाबी घुमाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी चल पड़ती है और इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एडन, केली और एक साइंटिस्ट उसमें बैठ जाता है, जबकि सार्जेंट नॉर्टन डॉक्टर केन के भेजे हुए नाइट्स को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं और इसी कोशिश में वो तीरों के हमले में मारा जाता है और एडन उसे मरता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। लेकिन अब दुख मनाने का टाइम नहीं था। वो एक्सीलरेटर दबाती है और गाड़ी को दौड़ाते हुए तूफान की तेजी से यहाँ से ले जाती है। रास्ते में वो सैटेलाइट फोन से अपने चीफ नेल्सन से कांटेक्ट करती है और उसे वो सारा सच बता देती है कि यहाँ पर कोई भी क्योर नहीं है, लेकिन एक रास्ता है वैक्सीन बनाने का। यहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं वो उस वैक्सीन से इम्यून हैं और उनके ब्लड से एक नई वैक्सीन बनाई जा सकती है। वो डॉक्टर केन की बेटी केली को भी अपने साथ लेकर आ रहे थे जिसका खून इस्तेमाल किया जा सकता था, यानी इनके लिए केली ही वो क्योर थी। वो जल्दी से सामने के दरवाजे खोलने को कहती है ताकि वो केली को लेकर अपनी दुनिया में आ जाए, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। सोल और उसके मर्डरर्स का गैंग उन्हें ढूंढ लेता है। असल में वो पहले से ही हाईवे पर इंतजार कर रहे थे। इस तरह स्कॉटलैंड की सुनसान सड़कों पर हाई स्पीड लड़ाई शुरू हो जाती है। मर्डरर्स अपनी टूटी फूटी पुलिस कार्स, बाइक्स और एक बड़ी सी बस लेकर उनका पीछा करते हैं। सोल अपनी मॉडिफाइड कार में एडन का पीछा कर रहा है और इस टाइम गुस्से से पागल हो चुका है क्योंकि एडन ने उसकी बहुत ही प्यारी फ्रेंड को मार दिया था। गुस्से की आग में 100 की स्पीड से चलती हुई गाड़ी में से निकलकर सोल जंप करता है और एडन की कार के ऊपर आ जाता है। इस टाइम बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो छत तोड़कर इन्हें मारने की कोशिश करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि एडन एक हाथ से गाड़ी चला रही थी और दूसरे हाथ से सोल से लड़ रही थी। गाड़ी के अंदर हाथापाई शुरू हो जाती है और यहाँ डॉक्टर भी इनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सामने सड़क पर मर्डरर्स की बस रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है, लेकिन एडन नहीं रुकती। वो फुल स्पीड में गाड़ी बढ़ाती है और गाड़ी जोर से उस बस के 2 टुकड़े करते हुए आगे निकल जाती है और ऊपर से सोल का हाथ फिसल जाता है। सोल भी आखिर गिर जाता है और ये लोग फाइनली सभी मर्डरर्स को हराते हुए दीवार तक पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पहले ही गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर आ चुका था जो इंतजार नहीं कर पा रहा था, लेकिन पता चलता है कि इसमें नेल्सन नहीं था बल्कि वो चालाक ऑफिसर कैंड्रीज था जो पहले से ही प्राइम मिनिस्टर को अपने इशारों पर निचाता था। असल में उसी को क्योर चाहिए था। एडन और डॉक्टर केली के साथ बाहर आते हैं। कैंड्रीज केली को देखता है और समझ जाता है कि यही वैक्सीन बनाने के लिए एक डोनर होगी। उसे देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा कहता है जिससे उसकी असलियत सामने आ जाती है। वो एडन से कहता है कि तुम केली का ख्याल रखना, हमें अभी वैक्सीन नहीं चाहिए। असल में वो चाहता था कि लंदन में वायरस थोड़ा सा और फैल जाए ताकि ज्यादा लोग मर जाएं और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो बताता है कि इस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी उस वायरस से मर चुके हैं और अब वही नया प्राइम मिनिस्टर है। यहाँ पर एक और घरावनी साजिश ये भी पता चलती है कि कैंड्रीज ने ही असल में लंदन में वो वायरस फैलाया था ताकि उसे जल्दी पावर मिल सके। इस टाइम उसका प्लान था कि जब ज्यादा वायरस फैल जाएगा तब वो इस वैक्सीन को सामने लेकर आएगा और सबके लिए हीरो बन जाएगा। एडन के साथ जो साइंटिस्ट था ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो केली को अब इस शैतान के हवाले नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ एडन अपने साथी के कंधे पर हाथ रखती है और उसे इशारा कर समझाने की कोशिश करती है कि अब उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। कैंड्रीज केली को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर यहाँ से ले जाता है ये सोचते हुए कि वो जीत गया है। उसके जाते ही यहाँ पर एडन का साथी रोने लग जाता है। उसे लग रहा था कि वो हार गया, लेकिन यहाँ पर एडन उसे अपनी साइड का वार दिखाती है। उसने जो दाव खेला था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसने कैंड्रीज की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी जिसके जरिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। कैंड्रीज को ब्लैकमेल भी कर सकती थी और इंसानियत के लिए लड़ भी सकती थी। इसके बाद वो गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाती है। कुछ देर में हमें दिखा जाता है कि उसका साथी नेल्सन यहाँ पर आता है और सीधा उस एड्रेस पे आता है जो हमेशा से एडन के पास हुआ करता था, क्योंकि वो जानता था कि एडन उसे यहीं पर मिलेगी। नेल्सन ने उसे बाप की तरह पाला था, उसे सब पता था। यहाँ पर वो और नेल्सन बैठकर बातें करने लग जाते हैं। एडन उसे कैंड्रीज की रिकॉर्डिंग दे देती है और कहती है कि इसे बर्बाद कर देना। ये देखकर
नेल्सन उससे पूछता है, मिशन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, अब क्या तुम वापस चलना पसंद करोगी? वो नेल्सन को मना कर देती है कि आइंदा के बाद वो इस क्वारंटीन जोन से बाहर नहीं आएगी, यही उसका घर था और वो यहीं रहेगी। नेल्सन लंदन शहर वापस आ जाता है और आते ही वो सारी रिकॉर्डिंग न्यूज़ में चलवा देता है। कैनरिस का सारा करियर वहीं पर ख़त्म हो जाता है और वैक्सीन भी जल्द बनकर लोगों तक पहुंच जाती है और बहुत सारे लोग बच जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उन मर्डरर्स का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। अब उनका कोई लीडर ही नहीं रहा था क्योंकि सोल भी मर गया था और उसकी फ्रेंड भी मर गई थी। इस टाइम वो नए लीडर के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक से दरवाज़ा खुला और यहाँ पर एडन सोल का कटा हुआ सर लेकर आई, क्योंकि उसने उनके लीडर को मारा था तो अब उनकी नई लीडर भी वही थी। और ऐसे उन्हें यहाँ का नया लीडर दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म।